क्या आपको पता है दुनिया में 3 ऋतु होते हैं किंतु भारत में 6 ऋतु होते हैं। इन 6 के 6 ऋतुओं में सबसे बड़ा ऋतु होता है वसंत। वसंत ऋतु के स्वागत के लिए धरती में किस प्रकार का परिवर्तन होता है ये जानेंगे आज हम इस कविता में। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। और आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं वो कविता है उजाड़ उघड़े माळ रान। कविता क्रमांक है 9 और इस कविता की कवयित्री है ललिता गादगे। कवयित्री के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। ललिता गादगे जी, इनका जन्म 1954 में हुआ था। बहुत ही फेमस कवयित्री है तथा बहुत सारे कथा संग्रह भी इन्होंने लिखे हुए हैं। अब कविता की प्रस्तावना देखते हैं। तो प्रस्तावना बहुत ही आसान है बच्चों, याद रखिए 2 मार्क के लिए प्रस्तावना आती है। उजाड़ उघडे माळ रान ही कविता ललिता गादगे यांनी लिहिलेली आहे। कविता की कवयित्री है ललिता गादगे जी। आणि या कवितेत काय सांगितलंय तर वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे, वसंत ऋतु के आने के वजह से सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलांचे, नेचर में जो आने वाले परिवर्तन है उस परिवर्तन का मनमोहक म्हणजे सुंदर, मन को लुभाने वाला वर्णन कवयित्री ने इस कविता में किया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, वसंत ऋतु के आने के वजह से नेचर में आया हुआ परिवर्तन, उसका सुंदर वर्णन कवयित्री ने इस कविता में किया है। तो चलो शुरुआत करते हैं कविता की। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना। स्वागत म्हणजे आतिथ्य, वेलकम। वसंत ऋतु है ना बच्चों, वो आता है चैत्र महीने में। चैत्र महीना कौन सा, जिसकी शुरुआत होती है गुड़ी पाड़वा से। हाँ, छुट्टी मिल रहा है ना स्कूल में, वो वाला, ठीक है। तो चैत्र और वैशाख ये 2 महीने जो होते हैं ये होते हैं वसंत ऋतु के। उधळणे म्हणजे पसरवणे, टू स्प्रेड, आणि दिशा मतलब डायरेक्शन। सो देखो बच्चों, निसर्गामध्ये वसंत ऋतु में अनेक बदल होते असतात। नेचर में बहुत सारे परिवर्तन आते रहते वसंत ऋतु में, क्योंकि वसंत के पहले ऑटम आता है। ऑटम म्हणजे शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में होता क्या है ना, पेड़ों के सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, धरती एकदम बेजान सी लगने लगती है। और जैसे ही वसंत आता है धरती एकदम सज धजने लगती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये धरती मानो वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए उत्सुक हो गई है, सज धज के तैयार हो गई है। कवयित्री इसी बात का वर्णन करते हुए कहती है की निसर्गामध्ये वेगवेगळ्या रंगाची पानं, फुलं आलेली आहेत। सारा निसर्ग, सारी सृष्टी वेगवेगळ्या रंगानी सजलेली है। मतलब अलग अलग रंग के फूल, पत्ते वगैरह इस धरती पर नजर आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि ये सारी जो तैयारी चल रही है वो वसंत ऋतु के स्वागत के लिए ही चल रही है। चारों ओर जहां देखो उस दिशा में रंग ही रंग नजर आते हैं। धरती सज धज कर इस वसंत ऋतु का स्वागत कर रही है, ऐसा लगता है। बेरड गोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना। बेरड मतलब निगरगट्ट, हार्डन, कडक। कोरड मतलब ड्राई, शुष्क। सृष्टी मतलब नेचर, आणि नजराना म्हणजे गिफ्ट, ठीक है। बर्थडे पे आते हैं ढेर सारे नजराने, गिफ्ट जो हम लोग पैक करके वापस दूसरे के बर्थडे पे पार्सल करते, वही नजराने। वसंत के पहले आता है ऑटम। ऑटम में क्या हो जाता है ना, धरती एकदम ड्राई हो चुकी रहती है। पता है आपको, ठंडी में अपनी स्किन भी ड्राई हो जाती है। नाखून से ऐसे स्क्रिबल करेंगे तो उसके ऊपर ऐसे सफेद लाइन आती है। मॉइस्चर की कमी, मतलब धरती का सारा मॉइस्चर चला जाता है। अब ढेर सारे धरती पर वैसलीन थोड़ी कोई लगा सकता है, उसके लिए नेचर ने नेचुरल वैसलीन तैयार किया है और वो है वसंत ऋतु। तो ये जो धरती है उसके पहले एकदम ड्राई हो चुकी रहती है। वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, धरती खुश हो जाती है, उसके पूरे बदन पर नए नए रंग दिखाई देने लगते हैं। रंग बेरंगी फूल, पत्ते वगैरह, इन सब से धरती सज धज कर वसंत ऋतु के स्वागत के लिए तैयार होती है। ऐसा लगता है कि ये सारे रंगों का नजराना लेकर कवयित्री वसंत ऋतु के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या कहा है। गर्द पोपटी लेऊन वसने मुरडत आली लिंबोनी। गर्द मतलब डेंस, घनी। पोपटी मतलब पैरेट ग्रीन। वसन मतलब वस्त्र। मुरडणे म्हणजे नटणे, टू एडॉन। आणि लिंबोनी, बच्चों लिंबोनी मतलब और कुछ नहीं, नीम का ही पेड़ है, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो इसे लिंबोनी क्यों कहा जाता है, तो ये जो कड़वे नीम पर जो फल आते हैं ना, उस फलों को कहा जाता है लिंबोनी, और इसीलिए इसका नाम है लिंबोनी। अदरवाइज तो हम इसे नीम ट्री ही कहते, ठीक है। तो नीम ट्री किस तरह से तैयार हो गया है वो देखते हैं। कवयित्री कहती है शिशिर ऋतु में पेड़ों के सारे पत्ते झड़ चुके रहते हैं, वसंत में नए नए पत्ते आने लगते हैं। अगर आपने बच्चों देखा होगा ना, तो ये नीम का जो पेड़ है उसके ऊपर पैरेट ग्रीन कलर के पत्ते आते हैं,
और एकदम चमकीले शाइनी ऐसे नए नए पत्ते इसके ऊपर नजर आते हैं। तो लिंबोनी का पेड़ जो है ऐसे लगता है कि वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए हरे रंग की पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर सज धज कर आया हुआ है वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए। आगे देखते हैं, जर्द तांबड़ी कर्ण फुले ही खालू न सजली नागफणी। बच्चों ये जो प्लांट दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है नागफणी का पौधा। और जो ये लाल लाल रंग के दिख रहे हैं, मतलब कलर जो भी रहेगा वो है उसके फ्रूट, और ये बेहद स्वीट होते हैं। अब ये जो पत्ता है ये नाग के फन के जैसा दिखता है और इसीलिए इसे कहा जाता है नागफण। देखते हैं कठिन शब्द के अर्थ। जर्द मतलब डार्क, तांबड़ी मतलब लाल, कर्णफुले मतलब इयरिंग्स, सजने मतलब सजना तो पता ही है आप लोगों को, नागफणी, नागफणी ये प्लांट होता है। अब ये जो फल है ना, ये फल आने के पहले उसके ऊपर लाल रंग के फूल आते हैं और ये फूल अगर हम लोग उल्टे करके देखेंगे ऐसे नीचे न्यूटन की तरह, तो ये किसी इयरिंग्स जैसे दिखते। कर्ण फुले मतलब इयरिंग्स। ठीक है, तो क्या कहना चाहती है कवयित्री, हम लोग देखते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए नेचर का हर घटक तैयार हो गया है। नागफणी भी जो है वो वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए तैयार होती है। नागफणी ऐसे तो एक कैक्टस की प्रजाति का प्लांट है, इसके ऊपर लाल रंग के फूल आते हैं और वो देखकर कवयित्री कहना चाहती है कि ये इयरिंग्स पहनकर, ये सुंदर सुंदर लाल रंग के इयरिंग्स पहनकर नागफणी वसंत ऋतु के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए बैनियन ट्री किस प्रकार से तैयार होता है वो जानेंगे अब हम। लुसलुस म्हणजे कोवळी, टवटवीत, टेंडर लीव्स, अंगोपांगी मतलब पूरे बदन पर, पत्ते तो पूरे बदन पर ही आते हैं। वर्ड मतलब बैनियन ट्री, दंग हो जाना मतलब मग्न होने, गुंग हो जाना, खो जाना। तो होता क्या है ना कि वसंत ऋतु में बैनियन ट्री पर मस्त ऐसे टेंडर लीव्स आने लगते हैं। ये सारे टेंडर लीव्स लेकर हवा के साथ डोलते डोलते वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मदहोश हो गया है बैनियन ट्री, ऐसा कवयित्री यहाँ पर कहना चाहती है। तो देखते इस लाइन में क्या कहा है। दुरंगी चुनरी तो उभी ही घाणेरी ही नटुनी थटुनी। दुरंगी मतलब दो रंग वाला, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये जो प्लांट होता है ना, इस पे दो रंग के फूल आते हैं। चुनरी मतलब स्कार्फ, घाणेरी ये जनरली जंगल में पाया जाने वाला एक आम तौर का प्लांट है, इसके पत्तों को एक तीव्र ऐसा सुगंध होता है। नटुन थटुन मतलब सज धज के। ठीक है, तो देखते हैं इस दो लाइन में क्या कहा है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए नेचर का हर एक घटक तैयार है। घाणेरी जो प्लांट होता है ना, ये वसंत ऋतु में खिलता है और इस पर दो रंग के फूल आते हैं। तो ये प्लांट देखकर कवयित्री को ऐसा लगता है कि दो रंग की चुनरी ओढ़े हुए ये प्लांट, ये घाणेरी वसंत ऋतु के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है। सड़सड़ झड़झड़ पिंपल पाने मऊ मुलायम मोर पिसा परी। सड़सड़ मतलब पेड़ों के लहलाते समय आने वाला जो आवाज है वो। झड़झड़ मतलब चमकना, जब इन टेंडर लीव्स पर सनलाइट गिरती है तो ये चमकने लगती है। पिंपल ये पीपल का पेड़ है। मऊ मुलायम, पर्ण पान मतलब लीफ, आपको पता ही है। मऊ मतलब सॉफ्ट, मुलायम मतलब भी सॉफ्ट। मोर पिसा परी मोर के पंख के जैसे। अब पीपल का पेड़ किस प्रकार से तैयार हो गया है, तो ये कहते हुए कवयित्री कहती है कि अपने मोर के पंख के भांति दिखने वाले सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते लेकर बहती हुई हवा के साथ लहलहाता हुआ, सनलाइट में चमकता हुआ ये पीपल का पेड़ वसंत ऋतु के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पाणंदीवरी। सांबर मतलब वो इडली वाला नहीं है, जंगल में कोई इडली लेके घूमता नहीं है। सांबर ये एक पेड़ होता है जिसे रेड सिल्क कॉटन ट्री कहा जाता है, इस पर कापूस आता है। ये भारत में उगने वाला आमतौर पर दिखाई देने वाला एक औषधि वनस्पति है। इस पूरे ट्री के ऊपर कांटे ही कांटे नजर आते हैं, इस पर लाल रंग के फूल आते हैं। पाणंद मतलब खेत में से जाने वाला एक नैरो वे। तो देखिए इस दो लाइन में क्या कहा है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए सांबर वृक्ष कैसे तैयार है। तो सांबर जो है वो जनरली ऐसे खेत के किसी रास्ते पर उगने वाला होता है, गांव के बाहर उगने वाला ऐसा ये पेड़ है। इस पर लाल रंग के फूल आए हुए रहते। लाल रंगों के फूलों से भरा हुआ ये पेड़ ऐसे लगता है कि वो मानो वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए अपनी दोनों बाहें फैलाकर शाहरुख की तरह खड़ा है कॉर्नर पर। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कहा है। पड़स, इसका बॉटनिकल नेम है बूटी मोनोस्पर्मा। तो ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है, इसमें ऑरेंज और येलो ऐसे दो कलर के फूल आते हैं। बहरून येणे मतलब टू ब्लॉसम, खिल उठना।
अंक मतलब गोद, अंक मतलब गोद। तो पळस फुले ही बहरून आली मतलब क्या, जैसे सांबर वृक्ष के ऊपर बाहर आई हुई है, बहुत सारे फूल खिले। पलाश के पेड़ पर भी इन दिनों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए रहते हैं। हवा के झोंकों की वजह से उसमें से बहुत सारे फूल ऐसे धरती पर गिरे हुए रहते हैं। इन्हें देखकर कवयित्री ऐसा कहना चाहती है कि वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए पलाश के फूलों ने मानो रेड कारपेट बिछाया हुआ है। कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात जुरती। कुसुम मतलब फूल, झुरणे मतलब खंत वाटणे, दुःख वाटणे। पलाश के फूलों की अद्भुत सुंदरता देखकर बाकी के सारे फूलों को दुख हो रहा है, क्योंकि वो पलाश जितने सुंदर नहीं है, इसीलिए वो अपने से पेटल को नीचे झुकाए हुए हैं। उनके इस दुख को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान। सुरेल मतलब मधुर, और मोहर मतलब आम के फूलों को मोहर कहा जाता है। जो स्क्रीन पे दिखा है ना, ये आम के फूल है। हम डायरेक्टली आम ही देखते हैं, फूल देखते हैं नहीं, तो ये है वो फूल। तान मतलब आलाप, ट्यून। वसंत ऋतु में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। आम के पेड़ पर सुगंधी मोहर आ चुका रहता है। इसी आम के पेड़ पर कोयल बैठकर कूकते रहती है। वो कूकने वाली कोयल सिर्फ कूक नहीं रही है, तो वो वसंत ऋतु के स्वागत गीत गा रही है, ऐसा कवयित्री यहाँ पर कहना चाहती है। उजाड़ उघडे माळ रान ही गाऊ लागले वसंत रान। माळ रान मतलब बैरन लैंड, वसंत गान मतलब वसंत ऋतु के स्वागत के गीत। तो क्या है ना, कवयित्री कहना चाहती है कि वसंत ऋतु में नेचर एकदम खिला हुआ रहता है। बंजर से बंजर जमीन पर भी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए रहते हैं। तो कवयित्री कहना चाहती है कि ऐसे जो बैरन लगने वाली, जो बंजर लगने वाली जमीन भी है, वो वसंत ऋतु के स्वागत के लिए रंग बिरंगी फूलों के गीत गाने लगती है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले दो जो लाल रंग वाले क्वेश्चन है वो एक एक मार्क के कंपलसरी क्वेश्चन है। हरे में से कोई भी 3 पूछे जाएंगे। ऐसे 8 मार्क के सवाल यहाँ पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आ सकते हैं, और ये नई पोएम होने के वजह से ये आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सबसे पहले कविता के कवयित्री का नाम, कवयित्री है ललिता गादगे जी। कविता का विषय वसंत ऋतु के वजह से धरती में आए हुए परिवर्तन का सुंदर वर्णन कवयित्री ने इस कविता में किया है। इस कविता से हमें संदेश क्या मिलता है कि ये हरा भरा नेचर, यहाँ पे बहने वाले झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सारी धरती, ये अद्भुत सुंदरता जो है, ये नेचर इंसान को भर भर के देते रहता है, किंतु इंसान अपने स्वार्थ के वजह से इस नेचर को खराब करते रहता है। तो हमें नेचर का ये बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, नेचर की सुंदरता को बरकरार रखना चाहिए। ये संदेश इस कविता से कवयित्री हमें देना चाहती है। अब देखते कविता आवडण्याचे कारण। ये कविता मुझे बेहद अच्छी लगती है क्योंकि इसमें नेचर का सच्चा वर्णन आया हुआ है। वसंत ऋतु के स्वागत में धरती पर जो बदलाव आते हैं उनका वर्णन कवयित्री ने बहुत ही अनूठे ढंग से किया हुआ है। वो हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी फूल, कोयल की कूक, सुनते सुनते सारा वातावरण नजरों के सामने प्रत्यक्ष उजागर होने लगता है, और इसीलिए ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ आपको पूछे जाएंगे कुछ शब्दों के अर्थ, जैसे नजराना मतलब भेंट वस्तु, फूल मतलब सुमन, कुसुम, बेरड मतलब वृक्ष, वसन मतलब वस्त्र, कपड़े। इसी के साथ ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आज के लिए जय हिंद, और याद रखिए बच्चों, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।